आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे और कच्चा तेल अब 2 हफ्तों की ऊंचाई पर आ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि कच्चे तेल को लेकर यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है। हमने यूएस में जो क्रूड इन्वेंट्रीज हैं वो घटते हुए देखे, जिसके कारण प्राइसेस ऊपर आए हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि अब जो बेस है कच्चे तेल का वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर शिफ्ट हो गया है। क्या व्यू है आपका इन लेवल से और क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? इन्वेंट्रीज का तो इशू है ही है, एक बहुत बड़ा एक कारण है जिससे कीमतें आप देख रही हैं कि थोड़ी उत्तर की दिशा में जाने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले रशिया और सऊदी अरेबिया दो अलग दिशा में जा रहे थे। दोनों को ये था कि मार्केट शेयर जो है उनका वो नहीं घटना चाहिए, और रूस जो है वो कह रहा था प्रोडक्शन कट करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, सहमति नहीं हो पा रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब बातचीत हुई है रूस के उप प्रधानमंत्री जो ऊर्जा के मसले भी देखते हैं और सऊदी अरब के तेल मंत्री, तो अब ये सहमति बनी है कि तेल की कीमतें थोड़ा बहुत नीचे चली गई हैं, इनको ऊपर लेके जाना है। सऊदी अरब जो है $80 पर ले जाना चाहता है। रूस का कहना है जहां अभी है वहां हर हालत में टिकी रहनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो एक सहमति है कि तेल को अब सस्ता नहीं होने देंगे। तो रूस ने जो है प्रोडक्शन कट की बात करी है, और भी कर सकता है, ये भी उसने संदेश दिया है। और सऊदी अरब तो इस बात पे बिल्कुल वो लगा हुआ है कि तेल की कीमत और नहीं घटने देंगे और $80 पे लेके जाना है। अगर नहीं जाती तो कम से कम घटने नहीं देंगे। तो ये दोनों बड़े जो उत्पादक देश हैं, और साथ में सऊदी अरब ओपेक को भी रिप्रेजेंट करता है और रूस ओपेक प्लस को रिप्रेजेंट करता है, उसको लेकर के बाजार में ये है। हालांकि अगर आप डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल देखते हैं तो कोई कारण नहीं है कि कीमत बढ़े, क्योंकि जो डिमांड के अंदर कोई ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं है और सप्लाई में कोई किसी तरह की बड़ी कंस्ट्रेंट या कंसर्न्स नहीं है। उसके बावजूद चूंकि ये बड़े उत्पादक जो है इनमें सहमति बढ़ रही है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से कोई बहुत बड़ी डिमांड जैसे उम्मीद थी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या कोई वहां पैकेज लाने की बात, रिलीफ पैकेज, वो भी चाइना में नहीं आया। तो बाजार में इस तरह के वो चल रहे हैं कि अब ये इनकी कोशिश है कि तेल जो है वो किसी भी हालत में अब जो कीमत है मतलब $75 $76 इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब सारी जो मशक्कत है, जो मेहनत है इन दो बड़े देशों की और अन्य निर्यातकों की, वो यही है। तो यहाँ से फिर अब आपको रेंज क्या देख रहे हैं आप कच्चे तेल की? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि शायद भले ही कच्चे तेल यहाँ से नीचे ना जाए, लेकिन अपसाइड भी शायद लिमिटेड रहेगी, क्योंकि चाइना को लेकर जैसे आपने भी कहा भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक कोई बहुत वाइब्रेंट नहीं हो गया है, या फिर डिमांड रिकवरी एकदम से आ जाएगी, इसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ऐसे में रेंज आप क्या देखते हैं? अच्छा प्रश्न है। मेरे हिसाब से जो रेंज है वो $70 से $80 के बीच में रहेगी। ये दोनों देश पूरी कोशिश करेंगे, ओपेक कोशिश करेगी, लेकिन अंततः डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर होता है उसको आप बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अमेरिका जो सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, वो भी अब इलेक्शन मोड में चला जाएगा, वह चुनाव है अगले साल राष्ट्रपति के। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वहां पे भी अब भारत भी चुनाव के दौर में जा रहा है। और बड़े आयातक भारत जैसे, बड़े कंज्यूमर अमेरिका जैसे, ये नहीं चाहेंगे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि उससे उनका वोटर या आम उपभोक्ता पे असर पड़ता है। तो भारत की भी ये कोशिश है कि रूस से खरीदो, कहीं से करो, लेकिन सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट नहीं आनी चाहिए जिससे तेल की कीमतें नीचे रहे। अमेरिका का जो ओपेक के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होता है ऑयल का, उसमें अमेरिका का काफी प्रभाव होता है। तो मुझे ये भी एक कारण होंगे जिससे 80 से ऊपर सस्टेन में नहीं जाए। हो सकता है 82 हो जाए, 84 हो जाए, लेकिन औसत जो है मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो $70 और $80 के बीच में दिखेगा। अगर यूक्रेन की जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो जाए, वो एक अलग फैक्टर होगा। जी रविंद्र, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? जैसे तनेजा जी ने भी कहा कि बेस थोड़ा भले ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, प्राइसेस भले ही नीचे ना जाए, लेकिन एक रेंज में ही रहेंगे, बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पर फिलहाल तो नहीं दिख रही है। क्या व्यू थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और इमीडिएट स्ट्रैटेजी के हिसाब से? बिल्कुल दीपाली, मेरे हिसाब से क्रूड में दोनों ही फैक्टर्स है, बुलिश एज वेल एज बेरिश। जैसे तनिजा ने बताया कि ओपेक और ओपेक प्लस का जो स्टेटमेंट्स है, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस। और दूसरी तरफ से जो रिसेशनरी कंसर्न्स है यूएस से, क्योंकि रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है। हालांकि सितंबर की रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी एकदम ज्यादा नहीं है, बट जुलाई में तो देयर इज अ क्लियर चांस कि शायद रेट बढ़े। बट लेबर डेटा ड्यू है, तो आई थिंक वो एक बार देखा जाएगा। बट रिसेशनरी कंसर्न की वजह से आई थिंक जो गेन्स है इसमें वो कैप्ड रहेगा।
और हम भी लगातार WTI का जो रेंज है वो $74 से लेके $67 का दे रहे हैं। $67 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइसेस, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 72 से 74 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक ये $74 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई थिंक ये रेंज कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज देर आर बोथ बुलिश एंड बेरिश फैक्टर्स। तो मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा, और 6050 तक एक बार पॉसिबल है, प्राइसेस जा सकता है, बट वहां से फिर से एक बार हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक MCX में 5550 से लेके ऊपर का लेवल 6100 150 का रेंज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए कच्चे तेल पर। लेकिन फिलहाल प्राइसेस तो ऊपर आए हैं, 5900 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। लेकिन बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस कर लेते हैं। एग्री कमोडिटीज पर जाएं उससे पहले क्विकली रविंद्र, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से बुलियंस या फिर बेस मेटल पैक से? आई थिंक बुलियन में सिल्वर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सिल्वर ने काफी लोअर लेवल्स पे काफी कंसोलिडेट किया है, प्लस इसमें एक हार्मोनिक पैटर्न बना है टेक्निकली, प्लस एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, एंड फंडामेंटली आई थिंक सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रहा है, क्योंकि मेक्सिको से चांसेस है कि रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट घटे, पेरू से आउटपुट घट रहा है। तो आई थिंक सप्लाई डेफिसिट और जो टेक्निकल पैटर्न है, आई थिंक दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं सिल्वर के प्राइसेस को। हमें लगता है कि 72,000 वुड बी इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर निकल जाते तो फिर से हम 74,000 तक के लेवल देख सकते हैं। और बेस मेटल्स में आई थिंक आई एम कंटिन्यूइंग विद जिंक में काफी टाइम से मैं बुलिश हूँ। वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश एनगल्फिंग है, हमें लगता है कि 230 240 तक के लेवल्स आ सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से जिंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इन बेस मेटल्स में। ओके, चलिए तो ये बेस मेटल पर राय रही। लेकिन अजय, अगर हम एग्री कमोडिटी बास्केट की बात करें तो जीरी की तो बात हो गई, बाकी पैक को देखें तो धनिया में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और बाकी स्पाइसेस लाल निशान में हैं। कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी एग्री कमोडिटी बास्केट से? बिल्कुल दीपाली जी, अगर पूरे एग्री पैक की बात करें तो जीरे में जिस ढंग से रैली आई है, इसका एक सपोर्ट हम धनिये में भी आते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन हायर कैरी ओवर होने की वजह से अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे। बट मुझे लगता है कि 6750 में भी लिया जाए तो 6950 तक का टारगेट रहेगा। 6600 की स्टॉप लॉस से लेके चलिए। वहीं कैस्टर के अंदर 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि प्राइस 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। थोड़ा पुल बैक जरूर मिल सकता है, तो 5900 के करीब लेके चलिए। 5850 के स्टॉप लॉस है 6000 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट अगर हम बात करें गवार की, तो गवार में बार बार में प्राइसेस में हाई लेवल से दबाव जरूर है, बट टेक्निकली कोई ज्यादा खराब नहीं है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो गवार में भी मुझे लगता है 5450 पे लिया जा सकता है। 5380 के स्टॉप लॉस से 5600 तक के टारगेट अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ग्वार पैक पर। शुक्रिया रविंद्र और अजय, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।